नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रीजनिंग की अगली क्लास में आपका स्वागत है। और जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसको वेन आरेख अर्थात वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन डायग्राम होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें आप। तो वेन डायग्राम क्या होता है, किसी भी देखो आपको दिखा दूँ, ये देखो ये वेन डायग्राम होता है। जैसे ये है और ये एक तरीके के वेन डायग्राम हो गए। तो आपको पता लग गया, इमेजिनेशन बन के आपके दिमाग में वेन डायग्राम होता क्या है। और सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक्स में क्या है, इसके बेसिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। बेसिक में क्या होता है कि इस टॉपिक के अंदर कुछ शब्द दिए जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर देखो मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अंदर कुछ शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों के गुण विशेष के आधार पर एक डायग्राम बनाया जाता है और उसी डायग्राम से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों से हम एक चित्र बनाएंगे। कैसे, उसके गुण के आधार पर, क्या क्या गुण है उस चित्र के। तो हम जब दिए हुए शब्द के वेन आरेख बनाते हैं तो उसके लिए उस शब्द का, उन शब्दों का आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। आप कहेंगे क्यों आधारभूत ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। यदि मान के चलो शब्द का हमें बेसिक्स नहीं पता तो हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे बता दिए ऑर्गन, हीलियम, अब आपको पता ही नहीं है कि ये गैसेज हैं तो हम कैसे आप उनका डायग्राम मतलब बनाएंगे। दे दिए आपको वेनेजुएला, अब वेनेजुएला पता ही नहीं आपको कंट्री है तो वो आप किस शहर है, ये किस तरीके से आप कर पाएंगे उसको डायग्राम। तो इसलिए उसका आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। और वेन आरेख उन शब्दों को आपसी संबंध को दर्शाता है। जब आप वेन आरेख बनाया था तो वो उसके आपसी संबंधों को दर्शाता है और जिसके आधार पर उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं। तो चलो आपकी सुविधा के अनुसार हमने जो प्रश्न के कुछ प्रकार बनाए हैं। प्रश्नों किस प्रकार से बनता है, एक तो शब्दों से, मतलब शब्दों से सही वेन आरेख बनाना। शब्दों से सही वेन आरेख जैसे कैसे कि फल, अंगूर और संतरा। तो देखो ये तो फल हो गए, सारे फल के अंदर आ गई। अब फल के अंदर देखो क्या हो गया, फल के अंदर हमारा संतरा हो गया और अंगूर हो गया, और दोनों अलग अलग होते हैं, संतरा और अंगूर तो दोनों अलग अलग हो गए। इस तरीके से हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता लगेगा तभी तो। अगर आपको नहीं पता होता कि संतरा और अंगूर सेब हैं, सॉरी संतरा और अंगूर फल हैं, तो आप फल के अंदर कैसे लाते हैं इनको। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है शब्दों की। एक तो शब्दों के आधार पर वेन आरेख बनाया जाता है, एक दिए गए वेन आरेख से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। कैसे, जैसे वेन आरेख बना दिया, अब इसमें से क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि कितने आदमी केवल सुस्त हैं, तो केवल सुस्त दो है। पूछेगा ऐसे कितने आदमी हैं जो सुस्त भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और सृजनात्मक भी हैं, तो ऐसे केवल 5 हैं। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाते हैं। तो क्यों ना आगे की ओर बढ़ा जाए कि देखो शब्दों से सही वेन आरेख बनाना। अब वेन आरेख बनाएंगे शब्दों से हम सही। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, एशिया, विश्व और भारत। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा कि देखो ये तो हो जाएगा हमारा विश्व, और विश्व के अंदर ये हो जाएगा हमारा एशिया। ये देखो ये हो गया एशिया, और एशिया के अंदर ये हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सूर्य, चांद और पृथ्वी। अब सूर्य, चांद, पृथ्वी का किस तरीके से बन सकता है। देखो एक तो इस तरीके से बन सकता है, सूरज अलग होगा, ये सूर्य हो जाएगा अलग, ये बिल्कुल अलग। उसी प्रकार चांद भी बिल्कुल अलग होगा और उसी प्रकार पृथ्वी बिल्कुल अलग होगी, ये बन सकता है। ये देखो ये तो एक तरीका तो ये हो गया। अब एक तरीका और बन सकता है इसका, एक डायग्राम तो ये हो गया। अब एक डायग्राम और कौन सा बन सकता है, मैंने इसलिए स्टार लगाया इस पर देखो। या फिर ये बन सकता है कि ये देखो ये हो गया हमारा सूर्य और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी। तो देखो सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो ये एक बन सकता है अलग अलग के आधार पर कि तीनों अलग अलग हैं, और एक ये इस आधार पर बन सकता है कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी के चक्कर चांद लगाता है। तो परिक्रमा के आधार पर बन सकता है। तो इस तरीके से इसके दो डायग्राम बन सकते हैं। अब इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी, ग्रह और चांद। अब देखो तो आपका पता लगेगा ग्रह, ये हो गया ग्रह, ग्रह आएगा सॉरी, और ग्रह के अंदर क्या आएगी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह। और चांद, ये चांद बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये तो उपग्रह चांद। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन पूछा है
लेखक, गायक और खिलाड़ी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डायग्राम बनेगा। देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो ये तो हो जाएंगे लेखक, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये देखो दोबारा देखें एक बार, इसका डायग्राम बनाते हैं कि ये देखो इसमें तो बना दिया हमने लेखक। अब देखो कुछ लेखक ऐसे हो सकते हैं जो गायक भी हों, तो ये लो, ये हो गया हमारा गायक। अब देखो कुछ लेखक ऐसे भी हो सकते हैं जो खिलाड़ी हों, बिल्कुल हो सकते हैं, और कुछ गायक ऐसे हों जो खिलाड़ी हों, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो तीनों हों, मतलब खिलाड़ी भी हों, गायक भी हों और लेखक भी हों, तो ये हो जाएगा खिलाड़ी। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। देखो ये डायग्राम बनेगा इसका, लेखक, गायक और खिलाड़ी। मतलब कुछ लेखक गायक हो सकते हैं, कुछ गायक खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी लेखक हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लेखक भी हों, गायक भी हों और खिलाड़ी भी हों। तो आप समझ गए किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को किया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा नारी, माँ और डॉक्टर। देखो बहुत अच्छा है। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी माँ होंगी, यानी कि माँ वो नारी के अंदर होंगी, नारी होगी तभी तो माँ बनेगी। और कुछ डॉक्टर होंगे वो ऐसी हो सकती हैं जो नारी हो और माँ हो, तो इस तरीके से हो जाएगा डॉक्टर। तो ये डायग्राम बनेगा कि देखो मैंने आपको क्या बताया कि माँ होगी वो नारी होना आवश्यक है, नारी के अंदर आएगी, लेकिन डॉक्टर ऐसी भी हो सकती है जो माँ हो नारी भी हो, तो ये भी हो सकता है। ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो आपकी समझ में क्या आया कि देखो पंजाब और हरियाणा ये दोनों क्या है? स्टेट हैं, और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ राजधानी है। किसकी? दोनों की राजधानी है। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये तो बन जाएगा हमारा पंजाब, ये बन जाएगा हमारा हरियाणा, और ये इन दोनों के बीच में हो जाएगा चंडीगढ़। तो आप समझ रहे हैं हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो ये दोनों का सम्मिलित रूप हो जाएगा। तो इसकी इस तरीके से बनेगी। अब बताओ अगर आपको पता ही नहीं होता कि पंजाब और हरियाणा इन दोनों की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है, तो आप किस प्रकार से इसका डायग्राम बना पाते? इसीलिए मैंने कहा था आपको कि किसी भी शब्द का हमें बेसिक नॉलेज ज़रूरी है सही डायग्राम बनाने के लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन देखें, औरत, डॉक्टर और वकील। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखें औरत, डॉक्टर, वकील क्या होगा कि देखो पहली बात तो ये है कि औरत बनाते हैं, ये हो गया औरत। तो देखो कुछ औरत हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और कुछ औरत वकील भी हो सकती हैं। तो इससे इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या होगा? हवा, नाइट्रोजन और बर्फ। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन वो एक प्रकार की हवा होती है, तो ये लो, ये हो गई हवा, और हवा के अंदर ये हो गया N2 अर्थात नाइट्रोजन, और ये अलग से बर्फ अलग से हो जाएगी, ये बर्फ हो गई अलग से। ये लो बताओ, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से डायग्राम हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है कि धातु, पीतल और लोहा। अब देखो आपको पता हो तो पीतल भी और लोहा भी दोनों ही धातु हैं। तो देखो किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। पहले तो बनाएंगे हम धातु, और धातु के अंदर हो जाएगा पीतल और लोहा। ये देखो दोनों ही धातु होती हैं, तो इस प्रकार से ये इसका डायग्राम हो जाएगा। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्नीचर, मेज़ और कुर्सी। तो आप समझाते हैं कि मेज़ और कुर्सी दोनों, मेज़ है और कुर्सी है, ये दोनों फर्नीचर के अंदर आती हैं। तो देखो ये बना गया, ये हो गया अपना फर्नीचर, और फर्नीचर के अंदर ये हो गई मेज़ और ये हो गई कुर्सी। ये इसका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में कि जानवर, कीड़े और तितली। ये देखो अच्छा है, ये अच्छा है। कैसे अच्छा है? ये देखो इसका एक डायग्राम बनेगा कि जानवर, जानवर के अंदर पता है क्या आते हैं?
जानवर के अंदर आते हैं कीड़े, और कीड़े के अंदर आती है तितली, क्योंकि तितली भी एक तरीके से कीड़ा है और जानवर भी है। तो इस कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि तितली जानवर होती नहीं है, लेकिन ये सारे पशु पक्षी हैं जो सारे जानवर के अंदर ही आते हैं। अगर यहाँ से अलग से कैटेगराइज होता पक्षी तो शायद हम पक्षी में इस चीज़ को कर सकते थे इंक्लूड, लेकिन ये तितली कीड़े के अंदर आएगी और कीड़ा जानवर के अंदर आता है। तो इसका डायग्राम ये बनेगा। तो एक बार देख लें आप इसको। 12वां क्वेश्चन है, ये देखते हैं, पशु, शाक पक्षी और बाघ। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ जो शाक पक्षी है ना, इसका मतलब शाकाहारी है, आप ध्यान रखें। तो पहली बात तो ये कि एक आएगा आपका, ये अलग हो जाएगा शाक पक्षी, नहीं पशु लिख देते हैं, चलो इसको पहले। ये हो गया पशु, पशु के अंदर क्या आएगा, बाघ। और कुछ पशु क्या शाकाहारी होते हैं, तो ये हो जाएगा शाक पक्षी। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि देखो पशु के अंदर बाघ आएगा और कुछ शाक पक्षी यानी कुछ पशु ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, तो ये इसका डायग्राम बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिरण, मांसाहारी और शेर। अब पता है इसका डायग्राम क्या बनेगा कि ये हो जाएगा मांसाहारी, और मांसाहारी के अंदर क्या आता है, शेर। और ये अलग है हिरण, हिरण तो शाकाहारी होता है, तो ये अलग से हिरण बन जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेपर, रबड़ और पेपर क्लिप। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ अलग होती है। पेपर क्लिप अलग से होती है, पेपर को पकड़ते एक तरीके से। रबड़ और पेपर सब अलग अलग होते हैं। तो ये तो पेपर हो जाएगा, ये रबड़ हो जाएगा और ये पेपर क्लिप हो जाएगी। ये देखो ये पेपर क्लिप हो जाएगी। तो ये अलग अलग होंगे सबके डायग्राम। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला, माताएं और शिक्षक। हम आपको पता होना चाहिए क्या कि महिला के अंदर कौन आएंगी, माताएं, ठीक है। अब कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो हमारी माता हो और महिला भी हो, तो इस तरीके से शिक्षक हो जाएगा। तो ये इसका डायग्राम ये बनेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, कि आपको किसी भी वर्ड होगा उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लें कि नीचे दिए गए कौन सा आरेख गाजर, ये देखो पूछा है कौन सा दिया हुआ आरेख गाजर, भोजन और सब्जियों के मध्य संबंध दर्शाता है। तो पता है क्या पता लगेगा आपको कि जितनी भी भोजन है, अब देखो भोजन सब्जियों के अंदर आता है और जितनी भी सब्जियों के अंदर गाजर आता है। तो इसका डायग्राम ये बनेगा, ये वाला। ये देखो ये तो हो गया सबसे ऊपर वाला, तो हो गया हमारा भोजन, और ये हो गया सब्जी, क्यों भोजन के अंदर सब्जी आएगी, और सबसे लास्ट वाला ये हो गया गाजर। तो भोजन के अंदर सब्जी और सब्जी के अंदर गाजर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गाय, ये पूछ रहा है गाय, स्तनपाई और कौवे के मध्य क्या संबंध होगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गाय जो होती है वो स्तनपाई होती है और कौवा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो देखो ऐसा डायग्राम सिर्फ यही मिल रहा है दूसरे में, कि ये तो हो गई अपनी स्तनपाई, और स्तनपाई के अंदर ये हो गई अपनी गाय, और कौवा बिल्कुल अलग हो गया, ये कौवा हो गया। तो इस तरीके से आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल, वाष्प और नाइट्रोजन। ये पूछ रहा है वायुमंडल, वाष्प और नाइट्रोजन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि वाष्प और नाइट्रोजन दोनों वायुमंडल के अंदर आएंगी। तो ऐसा डायग्राम देखो, ना तो ये बन रहा और ना ये बन रहा, लेकिन ये दोनों बन रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाष्प और नाइट्रोजन अलग अलग होती हैं। तो इसमें तो एक है, तो इसलिए ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये होगा इसका आंसर। देखो टोटल ये तो हो गया अपना ऊपर का, तो हो गया वायुमंडल, ये हो गई अपनी नाइट्रोजन, और ये हो गया अपना वाष्प। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लें इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि रेलगाड़ी, बस और सामाजिक यातायात प्रणाली।
के मध्य संबंध कौन सा दर्शाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी और बस ये दोनों ही सार्वजनिक यातायात प्रणाली हैं। तो देखो सार्वजनिक यातायात प्रणाली है दोनों ही, तो देखो ये तो तीनों अलग अलग हैं, ये गलत हो गया। ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं कि कुछ कुछ हो सकते हैं, कुछ कुछ नहीं, सारे के सारे होंगे, तो ये तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। और ये देखो बस और रेलगाड़ी एक हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। किस तरीके से कि ये तो हो जाएगी हमारी सार्वजनिक यातायात प्रणाली, ये हो जाएगा अपना ट्रेन, और ये हो जाएंगी हमारी बसेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उभयचर कछुआ और मगरमच्छ। अब आपको उभयचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। उभयचर वह होता है जो जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो देखो आपको पता ही होगा कि कछुआ और मगरमच्छ दोनों ही उभयचर हैं। तो देखो इसके अनुसार ऐसा कौन सा डायग्राम है कि कछुआ और मगरमच्छ, लेकिन दोनों अलग अलग हैं कछुआ और मगरमच्छ। तो देखो ये नहीं हो सकता, ना ये हो सकता, नहीं हो सकता, इसका आंसर ये होगा। ये देखो ये तो हो गया उभयचर, ये हो गया कछुआ, और ये हो गया मगरमच्छ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर। उस प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सब्जियां, शिमला मिर्च और सेम का उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला मिर्च एक प्रकार की सब्जी है, पता ही है आपको। अब आप पूछेंगे सेम क्या होता है, तो सेम की फली होती है, सेम की फली होती है, वंश होती है, जिसे हम खाते हैं सब्जी के रूप में। तो ये भी एक प्रकार की सब्जी होती है। तो देखो पहली बात तीनों अलग अलग नहीं, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम और शिमला मिर्च एक नहीं होती। तो देखो ये सब्जियों के अंदर ऊपर सबसे बड़ा वाला वो हो गया गोला, ये सब्जियां हो गई, ये हो गया सेम, और ये हो गया अपना शिमला मिर्च। तो ये इसका हो गया आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2, 21 का। अब चलो इसी क्रम में आगे देख लेते हैं हम। इसी क्रम में आगे क्या हो सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पुटअप हो सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे का देखते हैं कि दिए गए वेन डायग्राम में क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन कैसे पूछ रखे दिए गए वेन डायग्राम में? अब इसमें पूछा गया है हमसे, देखो क्वेश्चन पहला पूछा गया है, क्या पूछा है पहला क्वेश्चन कि ऐसे कितने लोग हैं जो सृजनात्मक और का मतलब आप समझो, और का मतलब है एंड, ये ध्यान देने वाली चीज़, यानी दोनों में है, सृजनात्मक और सुस्त हों लेकिन बुद्धिमान नहीं हो। तो देखो हमने बता रखा है कि जो ट्रायंगल में जितने भी आ रहे हैं वो तो सृजनात्मक है, और जो इसमें रेक्टेंगल में आ रहे हैं जितने वो भी सुस्त, और जो वृत्त में आ रहे हैं वो सारे के सारे बुद्धिमान हैं। तो देखो ऐसे लोग देखो जो सृजनात्मक और सुस्त में हो, तो सृजनात्मक और सुस्त में है। तो देखो सृजनात्मक और सुस्त में देखो दो ही हैं, लेकिन बुद्धिमान में नहीं होना चाहिए। तो बुद्धिमान वाला ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ये जिसमें आ रहे हैं तो ये कैंसिल कर देंगे हम। तो सृजनात्मक और सुस्त कितने? तो ऐसे तो केवल 6 हैं। तो देखो सृजनात्मक और सुस्त और हो लेकिन बुद्धिमान नहीं है, तो ऐसे टोटल 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब चलो अगला देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो मैंने इसमें आंसर आपकी सुविधा के लिए बाद में लिखा है, ये देखते हैं कितना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो बुद्धिमान, सुस्त लेकिन सृजनात्मक नहीं है। तो देखो सृजनात्मक वाला दिया हुआ है उसको आप कैंसिल कर दो, सृजनात्मक जहाँ पे भी है उसको कैंसिल कर देंगे। तो सृजनात्मक देखो ये है, ये सृजनात्मक है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि बुद्धिमान और स्वस्थ, सृजनात्मक वाला तो कैंसिल हो गया ऊपर वाला। अब बुद्धिमान और स्वस्थ के बारे में पूछ रहा है, तो ये देखो 7, केवल 7 होंगे। तो देखो 7, ये इसका आंसर हो जाएगा 7। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है ऐसे कितने लोग हैं जो केवल बुद्धिमान है, केवल बुद्धिमान। अब देखो केवल बुद्धिमान कितने, एक ही आदमी तो है केवल बुद्धिमान है, बाकी 4 में तो सृजनात्मक भी आ रहा है। तो केवल बुद्धिमान ऐसा एक है केवल, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसी में कि ऐसे कितने लोग हैं जो बुद्धिमान, सुस्त और सृजनात्मक, यानी तीनों हैं। तो आप तीनों में देखोगे तो ये देखो 5,
ये तीनों में आ रहा है, यानी इसमें रेक्टेंगल भी आ रहा है, इसमें ट्रायंगल भी आ रहा है और इसमें सर्किल भी आ रहा है। तो ऐसे केवल 5 लोग हैं, तीनों हो तो ऐसे केवल 5 लोग हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछे ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम बुद्धिमान हो, यानी कम से कम बुद्धिमान तो होने चाहिए। तो देखो बुद्धिमान यानी कम से कम बुद्धिमान हो, और भी हो सकते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं। तो बुद्धिमान के अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सारे हो जाएंगे। तो कितना 1 + 4 + 5 + 7 कितने हो गए, 7 और 5 12, 12 और 5 हो गए 17। तो ऐसे कुल 17 लोग हैं। तो देखो ऐसे कुल कितने लोग हो जाएंगे, ऐसे कुल 17 लोग हैं। कैसे, 1 + 7 + 5, ये देखो लिखा है 1 + 4 + 5 + 7, तो +4 बराबर हो गया 17। तो ऐसे टोटल 17 लोग हैं। तो इस तरीके से आपको डायग्राम को ध्यान से देखना और उसके बाद उसके आंसर जिस तरीके से पूछा है वो आपको आंसर पुटअप करने हैं, मतलब आंसर आपको गिवन करने हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लें इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, क्या है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि व्रत अंग्रेजी में पास को। तो देखो व्रत में मैंने इंग्लिश लिख दिया, आयत गणित में पास को, तो आयत के लिए गणित लिख दिया मैंने। फिर त्रिभुज हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट को, तो हिंदी लिख दिया त्रिभुज में। और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि निम्न आरेख का उपयोग करते हुए क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल देंगे। देखो आरेख क्या हमें पता है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों विषयों में पास हुए हैं। अब तीनों विषय में पास हुए स्टूडेंट आपको कितने दिख रहे हैं, देखो ये तीनों में तो ये आ रहा है केवल 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ऐसे केवल 5 हैं। अब पूछ रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित में पास हैं किंतु हिंदी में पास नहीं है। तो हिंदी जहाँ जा रहा है, यानी ट्रायंगल हटा दूँ आप पूरा, ये देखो ये ट्रायंगल हटा दिया पूरा, इसके ऊपर देखते हैं। अब पूछ रहा है लेकिन अंग्रेजी और गणित में पास, तो अंग्रेजी और गणित इसमें देखो सिर्फ 4 ही कॉमन आ रहा है, अंग्रेजी और गणित, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में पास हैं लेकिन गणित में पास नहीं है। तो देखो इसमें देखेंगे हम गणित वाला हटा देंगे। तो देखो गणित में क्या दे रखा है, ये रहा, तो गणित वाला हटा दिया, बिल्कुल देखो ये हटा दिया। अब क्या पूछ रहा है गणित वाला हटाने के बाद कि अंग्रेजी और हिंदी में पास हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी देखो, अंग्रेजी और हिंदी तो कितने हो गए, 9 ही हुए टोटल ऐसे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो देखो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है हिंदी में पास कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हिंदी की पूछ रहा है, हिंदी में कितने कितने पास है, तो हिंदी का सारा गिन लो। देखो 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 और 7 21, 21 और 15 कितने हो गए, 36। तो ऐसे हिंदी में हो जाएंगे केवल 36। तो देखो ये इसका आंसर हो जाएगा 36। अब पूछ रहा है केवल गणित में कितने स्टूडेंट पास हुए। तो ओनली गणित की पूछ रहा है। तो गणित में देखो एक तो ये 8 हो गया और एक 6 हो गया, 8 और 14, ये केवल गणित में पास हैं, तो 14 गणित में पास हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और उसके आसानी से इसके आंसर किए जा सकते हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो काउंटी क्रिकेट खेलने वाले, जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं वो खेलने वाले सर्किल के अंदर हैं, और रणजी क्रिकेट खेलने वाले ट्रायंगल के अंदर हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर हैं वो आपके रेक्टेंगल के अंदर हैं। अब देखो क्वेश्चन कुछ पुटअप किए जा रहे हैं। क्या पूछ रहा है, केवल रणजी खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या। तो केवल रणजी, तो रणजी देखो ये रहा, तो रणजी में केवल रणजी में कौन सी है, 5 और 7 यानी कि 12। तो टोटल रणजी खेलने वाले 12, अर्थात 12 हो गया आंसर। अब पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वालों की, तो अंतर्राष्ट्रीय मैच में सारे जुड़ जाएंगे। तो देखो ये कितना हो गया, 11 और 3 14, 14 और 10 24, 24 और 9 कितने हो गए, 33। तो 33 हो जाएंगे टोटल। तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले संख्या हो जाएगी 33। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो रणजी, काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं, यानी कि तीनों के तीनों खेलते हैं। तो तीनों के तीनों में तो आपको देखो ऐसे कितने हैं जो तीनों के तीनों खेलते हैं। तो देखो ये 11, तो ऐसे केवल 11 हैं जो तीनों के तीनों खेलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे प्लेयरों की संख्या जो रणजी और काउंटी क्रिकेट खेलते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलते। तो अंतर्राष्ट्रीय मैच का हटा दो, अंतर्राष्ट्रीय मैच का हटा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन से हो गई, ये हटा दो। देखो ये हटा दिया अंतर्राष्ट्रीय मैच का। अब क्या पूछ रहा है वो, अंतर्राष्ट्रीय मैच हमने हटा दिए। अब पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मैच हटाने के बाद
लेकिन रणजी और काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय मैच हटा दिए तो रणजी और काउंटी का तो कोई मेल ही नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन क्या है कि काउंटी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या। तो काउंटी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या एक बार देख लेते हैं। काउंटी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या क्या होगी। तो काउंटी क्रिकेट में कौन आ रहा है ये, तो काउंटी में देखो 11 और 10, ये काउंटी में आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो 21 हो जाएंगे काउंटी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या। तो काउंटी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या हो जाएगी, एक बार दोबारा देखते हैं, हाँ 11 और 10, 21 हो गई, सॉरी, और 21 इसमें वो नहीं है, देखो 20 की जगह 21 है, आप इसको सही कर लेना, 20 की जगह 21 है, तो ये हो जाएगी 21। काउंटी क्रिकेट खेलने वालों की संख्या बन जाएगी 21। बार ऊपर देख भी लेते हैं दोबारा, काउंटी में देखो ये आ रहे हैं दोनों, ये आ रहे हैं, तो 11 और 10 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न वेन आरेख स्टूडेंटों द्वारा कक्षा में खेले गए 3 खेल M, L और N के बारे में बता रहा है। तो बताओ कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला हो। तो केवल एक खेल की बात हो रही है, केवल एक खेल, तो केवल एक खेल क्या हो जाएगा, 11, 41 और 18, और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70। तो देखो केवल एक खेल तो ये खेल रहे हैं, तो 11 और 41 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52, और 52 और 18 हो जाएगा 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 70। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। उपयुक्त वेन डायग्राम एक कक्षा में 3 खेल M, N, L खेलने वाले स्टूडेंट को दर्शाता है। तो कक्षा में छात्रों की कितनी संख्या है। तो सीधी बात है, सबको ऐड कर दो, देखो 11, इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो सारे मिल जाएंगे, और अब सबको ऐड करोगे तो आएगा 100। देखो एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 41 और 8 49, 49 और 11 60, 60 और 68 और 78, 78 और 9 कितने हो गए, 78 और 9 88, 78 और 9 और 88 87, 87 और 13 100, तो देखो 100 हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी जब पूछे ना टोटल कितने खिलाड़ी, तो सबको जोड़ दो, वो आप टोटल हो जाएंगे आपके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस रेखा चित्र में अर्थात इस डायग्राम में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या है। तो बताओ 2 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। 2 के बारे में पूछ रहा है, तो 2 भाषाओं में देखो 20, 5 और 7, यानी कितने हो गए, 32 हो गए। 20 + 5 + 7 बराबर 32 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, केवल 2 भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए वेन आरेख में ए जो लोग गिटार बजाते हैं, तो ए का मतलब हो गया गिटार, ठीक है। बी जो लोग नृत्य करते हैं, तो इसका मतलब हो गया नृत्य। सी जो लोग गाते हैं, तो इसका मतलब हो गया गाना। अब पता है क्या पूछ रहा है कि कौन सा खंड उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो गाते या गिटार बजाते हैं परंतु नृत्य नहीं करते। तो देखो नृत्य वाला तो ये तो हटा दो आप, ये हट जाएगा पूरा, ठीक है। अब पूछ रहा है या पूछ रहा है, तो या का मतलब सारे के सारे आ जाएंगे, अर्थात बी, यू और पी आ जाएंगे। तो BUPA, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि वो तो हमने कैंसिल कर दिया सारा का सारा, वो बता दिया कि कह रहा है नृत्य नहीं बताया, तो नृत्य वाले साले हो गए। लेकिन या पूछ रहा है तो या के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं, अर्थात गिटार और गायक होंगे, दोनों काम करेंगे, एक तो वो आ जाएंगे, और केवल गिटार वाले भी आ जाएंगे और केवल गायक वाले भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आरेख में विभिन्न कर्मचारी कंपनी ABC में कार्य करते हैं, ठीक है भाई, ABC में काम करते हैं। तो बताओ कितने कर्मचारी कम से कम 2 कंपनियों में कार्य करते हैं। कम से कम 2 की पूछा है, तो देखो पहले तो 2 वाला देख लेते हैं। कम से कम 2 यानी कि तीनों भी कर सकते हैं, तो तीसरा भी हो जाएगा ये ऐड। तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 4, ये तो 2 हो गए, 2 वाली, तो कितने हो गए, 8 और 5 13, ये तो हो गए 2 कंपनी वाले। कम से कम पूछा है, 3 कंपनी वाला भी देख लेते हैं, तो वो कितना है 5 और 13 और 5 कितने हो गए 18, तो टोटल संख्या हो जाएगी 18। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो पूछ रहा है ना, उसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि कितने कर्मचारी कम से कम 2 कंपनियों में, कम से कम 2 का मतलब हो गया कि 3 में भी कर सकता है। तो पहले 2 वाले देख लिए और 3 वाला ऐड कर दिया, तो 2 वाले कितने हुए 13 और 3 वाला 5 थे, तो 13 और 5 18, तो कम से कम 2 कंपनियों में कार्य करने वालों की संख्या हो गई 18। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए डायग्राम के अनुसार कंपनी B1 और B2 में कुल 50 यानी कि 50 कर्मचारी कार्य करते हैं। तो बताओ ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी जो किसी भी कंपनी में काम नहीं करते।
तो देखो ये तो कंपनी B1 में और ये कंपनी B2 में। अब किसी कंपनी में काम नहीं करते तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी संख्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस कराई है। आपको पता लगेगा वेन डायग्राम से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ आपकी दृष्टि आपकी जो आपका देखने का तरीका है वो सही होना चाहिए। मतलब सही तरीके से आप चीज़ों को देखें तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, सिर्फ लेकिन सतर्कता के साथ। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और कीजिए। और मैंने काफ़ी हद तक इसमें क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके दिए हैं, लेकिन और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी और इस सब विषय पे, इस टॉपिक पे आपकी और अच्छी पकड़ मजबूत हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।